मंडल आयोग दक्षिण के राज्यों में अगर बहुत पहले नहीं तो कम से कम 1960 के दशक में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान चल आ रहा था। हालांकि यह नीति उत्तर भारत के राज्यों में लागू नहीं थी। 1977 से 79 की जनता पार्टी की सरकार के दौरान उत्तर भारत में पिछड़े वर्ग के आरक्षण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत आवाज़ उठाई गई। बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर इस दिशा में अग्रणी थे। उनकी सरकार ने बिहार में ओबीसी के आरक्षण देने के लिए एक नीति लागू की। तो जैसे बताया गया कि मंडल आयोग कोई पहली बात नहीं थी। 1960 के दशक से ही ये आरक्षण की व्यवस्था पिछड़े वर्ग के लिए की जा रही थी और ज़्यादातर ये दक्षिण भारत के क्षेत्रों में थी और बिहार में भी इसके लिए कदम उठाया गया। उस समय के जो बिहार के मुख्यमंत्री थे कर्पूरी ठाकुर, उन्होंने बिहार में आरक्षण के लिए एक नीति भी लागू की थी। फिर ये तो राज्य सरकार की बात थी, लेकिन बाद में केंद्र सरकार ने 1978 में एक आयोग बिठाई। इस आयोग को पिछड़ा वर्ग की स्थिति सुधारने के उपाय बताने का काम सौंपा गया। आज़ादी के बाद से यह दूसरा अवसर था जब सरकार ने ऐसा आयोग नियुक्त किया। इस कारण आधिकारिक रूप से इसे दूसरा पिछड़ा आयोग कहा गया। आमतौर पर इसे इसके अध्यक्ष, नाम ध्यान रखना, विनेदेश्वरी प्रसाद मंडल के नाम पर मंडल कमीशन कहा जाता था। मंडल आयोग का गठन भारतीय समाज के विभिन्न तबकों के बीच शैक्षिक और सामाजिक पिछड़ेपन की व्यापकता का पता लगाने के लिए और इन वर्गों की पहचान के तरीके बताने के लिए किया गया था। तो मंडल आयोग का गठन क्यों और किस उद्देश्य से किया गया, यहाँ पे बताया गया है कि जब जैसे हमने पढ़ा कि ये 1978 से पहले ही राज्यों में अन्य पिछड़े वर्गों, खासकर ओबीसी के लिए ये कार्य अपनाया जाता था, लेकिन केंद्र सरकार ने इसे 1978 में लागू किया। और उस समय जो मंडल आयोग के अध्यक्ष थे, जिनके नाम पर यह आयोग का नाम है, वो थे बंदेश्वरी प्रसाद मंडल। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य यह था कि जो शैक्षिक और सामाजिक रूप से जो पिछड़े हुए लोग थे, उनकी पहचान करना और उनके सहूलियत के लिए कार्य करना। आयोग ने 1980 में अपनी सिफारिश पेश की। इस समय तक जनता पार्टी की सरकार गिर चुकी थी। आयोग ने सुझाव दिया कि पिछड़े वर्गों को पीड़ित जाति के रूप में स्वीकार किया जाए, क्योंकि अनुसूचित जातियां आयोग ने 1980 में अपनी सिफारिश पेश की। इस समय तक जनता पार्टी की सरकार गिर चुकी थी। आयोग ने सुझाव दिया कि पिछड़े वर्ग को पिछड़ी जाति के रूप में स्वीकार किया जाए, क्योंकि अनुसूचित जातियों में से इतर कई जातियां हैं जिन्हें वर्ण व्यवस्था में नीच समझा जाता है। आयोग ने एक सर्वेक्षण किया, पाया कि इन पिछड़ी जातियों की शिक्षा संस्था और सरकारी नौकरियों में कम उपस्थिति है। इसके परिणाम स्वरूप आयोग ने इन समूहों के लिए शिक्षा संस्थाओं और सरकारी नौकरियों में 27% सीट आरक्षण की सिफारिश की। इसके अलावा आयोग ने अन्य पिछड़ा वर्ग की स्थिति सुधारने के लिए भूमि सुधार जैसे कई कार्य अपनाए। तो जैसे यहाँ पे बताया गया कि कार्य क्या था इसका और इन्होंने इनकी मांग क्या थी। तो मंडल आयोग का कार्य ये था कि समाज में जो पिछड़े वर्ग हैं उनको ढूंढना, जो सामाजिक और शिक्षा की व्यवस्था से पीछे रह गए हैं उनकी पहचान करना। फिर जैसे 1980 में उन्होंने मांग भी रखी, सिफारिश भी रखी थी, और जब तक जनता दल की सरकार, जनता पार्टी की सरकार गिर भी गई थी। और उनकी मांग क्या थी? मांग यही थी कि ये जो पिछड़ी संस्था है या पिछड़ी समाज के रहने वाले वर्ग हैं, इनको 27% आरक्षण दिया जाए सरकारी नौकरियों में, क्योंकि इस वर्ग की जो मौजूदगी है, अटेंडेंस है सरकारी सेक्टरों में, नौकरियों में, शिक्षा में, वो काफ़ी कम है। कि 1990 के अगस्त में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार ने
मंडल आयोग की सिफारिश में से एक को लागू करने का निर्णय किया। यह सिफारिश केंद्रीय सरकार और उसके उपक्रमों की नीतियों में अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने के संदर्भ में थी। सरकार ने इस निर्णय में उत्तर भारत के कई शहरों में हिंसक विरोध का माहौल बन गया। तो जब 1990 में जो इनकी सिफारिश थी मंडल आयोग की क्या सिफारिश थी? आयोग का सिफारिश ये थी कि जो समाज में पिछड़े रह गए हैं, समाज में शिक्षा की व्यवस्था से या नौकरी से पिछड़ गए हैं, उनकी पहचान करना और उसके बाद उनको आरक्षण दिया जाए ताकि वह भी आगे सुव्यवस्थित रह सके, समाज में अपनी स्थिति बना सके। तो ये जब उन्होंने मांग रखी 27% का आरक्षण रखा जाए सरकारी नौकरी और शिक्षा क्षेत्रों में, तो ये मांग 1990 में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार ने इसको लागू किया। लेकिन इसको देखते हुए पूरे भारत में इसको लेकर हिंसक माहौल बन गया, विरोध होने लगा, प्रदर्शन होने लगा। इस फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती भी दी गई और यह प्रकरण इंदिरा साहनी केस के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखना, इंदिरा साहनी केस क्या है? अदालत में जिन लोगों ने सरकार के फैसले के खिलाफ अर्जी दायर की थी उनमें एक नाम इंदिरा साहनी था, इसलिए इसे इंदिरा साहनी केस कहा जाता है। 1992 के नवंबर में सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार के निर्णय को सही ठहराते हुए अपना फैसला सुनाया। हालांकि राजनीतिक दलों में इस फैसले को क्रियान्वयन के तरीके को लेकर कुछ मतभेद था। बावजूद इसके अन्य पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने के मुद्दे पर देश के सभी राजनीतिक दलों में सहमति। तो जैसे बताया गया कि 1992 में मंडल आयोग को लागू करने के बाद कुछ लोग इसका विरोध कर रहे थे, लेकिन ज़्यादातर क्षेत्रों में ज़्यादातर राजनीतिक दलों ने इसका सहमति दर्शाई, क्योंकि आरक्षण में जो वर्ग आता था वह वर्ग सबके लिए एक वोट बैंक था, सबको इससे हित थे, इसलिए सब ने इस आरक्षण की नीति पर सहमति जताई। आगे राजनीतिक परिणाम। 1980 के दशक में दलित जातियों के राजनीतिक संगठनों का भी उभार हुआ। 1978 में बाम सेफ बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉयज़ फेडरेशन का गठन हुआ। यह कोई साधारण सरकारी कर्मचारियों का ट्रेड यूनियन नहीं था। इस संगठन में बहुजन यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक की राजनीतिक सत्ता की मजबूत पक्षधारता थी। मतलब जैसे बताया जा रहा है कि आने वाले समय में धीरे धीरे 1980 के दशक तक आते आते राजनीति में जो पिछड़ा वर्ग था वह भी आ रहा था, और इसके लिए उन्होंने एक संगठन भी बनाया जिसका नाम बाम सेफ था। बाम सेफ के बाद दलित शोषित समाज संघर्ष समिति का भी गठन हुआ, जिससे बाद के समय में बहुजन समाज पार्टी बसपा का उदय हुआ। इस पार्टी की अगुवाई काशीराम ने की। बहुजन समाज पार्टी बसपा अपने शुरुआती दौर में एक छोटी पार्टी थी और इसे पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के दलित मतदाताओं का समर्थन हासिल था। हालांकि 1989 और 1991 के चुनावों में इस पार्टी को उत्तर प्रदेश में सफलता मिली। यह आज़ाद भारत में पहला मौका था जब कोई राजनीतिक दल मुख्यतः दलित मतदाताओं के समर्थन के भूते एक राजनीतिक सफलता हासिल कर पाया। तो जैसे आगे बताया गया कि 1980 या कहें तो 1978 से भारतीय राजनीति में नए वर्गों का भी उदय हो रहा था, नए वर्ग भी शामिल हो रहे थे, जिसमें ज़्यादा जो बताया गया पिछड़े वर्ग थे। तो ऐसे दो संगठन अभी हमने पढ़े, एक बाम सेफ और एक बहुजन समाज पार्टी, जिसका पहले नाम दलित शोषित समाज संघर्ष पार्टी की जो अगुवाई की थी वो थे काशीराम जी ने।